अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 को पढ़ रहे हैं और हम लोग अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास चैप्टर 3 है। हमारे पास चैप्टर 3 के है फंड्स, बजट एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो फंड्स के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फंड्स क्या होंगे। ड्रैफ्ट फंड्स को जो है वो फंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फंड्स का जब वर्ड आएगा तो उसका मतलब है ड्रैफ्ट फंड्स। तो हमारे पास सेक्शन 19 क्या है, ड्रैफ्ट फंड्स। दे शैल बी अ फंड जिसका नाम क्या होगा, ड्रैफ्ट फंड, और इट शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी, यानी कि उसके पास फुल्ली अथॉरिटी होगी। किसके पास, अथॉरिटी के पास, यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ऑनरशिप होगी ड्रैफ्ट फंड्स की। किस लिए वो इस्तेमाल करेगा, वो अपने जो भी सर्विसेज होंगे, जो भी अपनी ड्यूटीज होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे ना, उनको जो है वो अंजाम देने के लिए वो इन एक्सपेंसेस का जो है वो इस्तेमाल करेगा। और इन्हीं एक्सपेंसेस में जो है वो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, यानी कि जो ड्रैफ्ट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी सैलरीज, उनकी रिन्यूमरेशन आएगी। ठीक है ना, फिर सीईओ की भी जो सैलरीज, डायरेक्टर हो, मेंबर हो, एम्प्लॉय, उन सबकी जो है रिन्यूमरेशन जो है और सैलरीज दोनों इंक्लूड होंगे। अब सैलरी और रिन्यूमरेशन में क्या फ़र्क है, सैलरी जो है वो बेसिक पे होती है आपकी, जो रिन्यूमरेशन होती है उसमें आपकी सैलरी भी आ जाती है, आपका कोई बोनस हो, कोई अलाउंसेस मिले हो, कोई ट्रैवल अलाउंसेस या इस टाइप की जो चीज़ें, ठीक है, तो वो सारी कोई इसमें आ जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि ये आएंगे कहाँ से, हुकूमत कहाँ से लाएगी ये ड्रैफ्ट के लिए फंड्स। तो बेसिकली ड्रैफ्ट जो है ना वो एक तरह से इदारा इस तरह से है कि ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमिक जो है वो क्रिएट करना चाहता है अपनी। ठीक है, कि ऐसा फंड के खुद ब खुद जनरेट इसके फंड्स होते रहे। एक तो जो है हुकूमत से लेगा ये पैसे, ठीक है ना। ड्रैफ्ट सोर्सेज ऑफ द ड्रैफ्ट फंड में एक तो ये है कि ये ग्रांट इन एड लेगा, ग्रांट इन एड इन द टर्म ऑफ सैलरीज और रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होंगी और उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे वो तो ग्रांट इन एड की फॉर्म में वो तो हर इदारे को देता है हुकूमत। जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी हुकूमती इदारा होता है, उसके में जो है वो सैलरीज हुकूमत ही देती है। ठीक है, इसके अलावा कोई डोनेशन आएंगे या कोई इंडोमेंट्स, कोई डोनेशन बाज़ बाहर का मुल्क वगैरह जो है वो दे देते हैं, तो वो जो डोनेशन होंगे ड्रैफ्ट फंड के लिए, बेसिकली बाहर के मुल्क वाले क्यों ड्रैफ्ट को देंगे, जो है डोनेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू देंगे ना, जाहिर सी बात है, हुकूमतों का आपस में जो है वो मिलाप होता है और फिर वो फंडिंग वगैरह होती है। वो क्यों देंगे, क्योंकि ड्रैफ्ट हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक तरह से। ठीक है ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेहत का मामला है। जब सेहत का मामला आता है तो फिर बाहर की जो इदारे हैं वो ज़रूर मदद कर देते होते हैं, लोन दे देते होते हैं, ठीक है ना, और इंडाउमेंट फंड्स दे देते होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई ग्रांट मिल गया या कोई लोन मिल गया फेडरल गवर्नमेंट से, या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जो है वो प्रोविंस की किस गवर्नमेंट ने जो है वो कोई लोन दे दिया या ग्रांट दे दिया, ठीक है ना, उस सूरत में आ जाता है, यानी कि पैसे दे देना, ग्रांट वापस नहीं ना होता। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो कोई लोन या ग्रांट दे दें फेडरल गवर्नमेंट को देंगी, क्यों देंगी, ताकि जो फंक्शनिंग अथॉरिटी की मजीद बेहतर करवाई जा सके। ठीक है ना, फिर इसी तरह जो चार्जेस या कोई फीसेज जो अथॉरिटी को लग करेगी, जैसे मैंने आपको बताया लाइसेंसिंग के चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीसेज होती हैं, फार्मेसी के जो है वो चार्जेस होते हैं। इसी तरह से जो है वो प्रोसीड ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज, मतलब कोई ड्रैप ने इन्वेस्टमेंट किया, अभी हम लोग देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पर करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रैप इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रैप किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है वो एंटर हो सकता है, इसी तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, क्योंकि हमने इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट करनी है इसमें। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाता है कि ये सेल्फ, मतलब ये है ना रेगुलेटरी हो, ठीक है ना, सेल्फ सफिशेंसी होगी इसके अंदर। ठीक हो गया, उसके बाद जो है प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग, किसी ने कहीं इसने इंस्पेक्शन की हो, कोई फॉरेन या लोकल इंस्पेक्शन हुई हो, या कोई सेल की गई हो, ठीक है ना, किसी पर पब्लिकेशन की, ड्रैफ्ट की तरफ से कोई पब्लिकेशन जो है वो सेल हुई हो, उस सूरत में जो फंड हुए हो। अच्छा, फिर सेंट्रल रिसर्च फंड आता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उधर से चार्जेस आते हैं, उधर से पैसे आते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है ना ये ड्रैफ्ट के फंड्स हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा कि जब साल खत्म होने वाला होगा, फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी साल एंडिंग पे आ गया है। ठीक है ना, ये वो सिचुएशन है कि बिल्कुल एंडिंग पे आ गया है फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, जो आई थिंक जून टू जून होता है। एक बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें जो है वो देखा जाएगा जो भी बकिया अमाउंट है, जो पैसे बच गए अभी खर्च नहीं हुए, ना ही किसी प्रोजेक्ट पे लगे हैं, ना ही किसी डायरेक्टर ने मांगे हैं, ठीक है ना, कि अपने इदारे पे लगाने के लिए, ना ही फार्मेसी सर्विसेज वालों को चाहिए, मतलब किसी तरह वो पैसे बच गए हैं, ठीक है ना, या फिर पैसे बच गए हैं, या फिर जो सेंट्रल रिसर्च फंड है वो तो सिर्फ रिसर्च पे लगता है, सेंट्रल रिसर्च फंड सिर्फ रिसर्च पे लगेगा। ठीक है, कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है, यानी कि इधर से कोई भी पैसे जो है वो किसी भी तरह से जो है वो बच गए हैं, या फिर ये जो सेंट्रल रिसर्च फंड है
ये बच गया है। तो ये सारे जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है ये ड्रैप कहाँ पर, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स पे, ताकि सेल्फ सफिशेंसी अचीव हो सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो उसको दोबारा से जो है वो किसी भी तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, प्रोसीड्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अभी वो इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, ठीक है, लेकिन अभी उसने कहीं इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है ना, तो आप वो जो है वो ड्रैफ्ट फंड में जो है वो डाल सकते हैं, ड्रैफ्ट खुद डाल सकता है उसको, ठीक है। फिर इसके अलावा सेपरेट जो है वो पेंशन एंडाउमेंट फंड जो है वो बनेंगे, जो कि सिर्फ पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था ड्रैप के फंड्स कहाँ क्या किस तरह से बनेंगे, कैसे कौन कौन से सोर्सेज होंगे, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ जाता है फीसेस या कोई भी दूसरे चार्जेस टू बी लीव्ड बाय द अथॉरिटी, जो इम्पोज कर होगी कौन, अथॉरिटी जिसको इम्पोज करेगा। अथॉरिटी जो है जो भी फीस या जो भी चार्जेस होगा वो बोर्ड के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकता। हम बार बार इस चीज़ को जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अब बोर्ड का अप्रूवल देगा, बोर्ड अप्रूवल देगा रूल्स के हिसाब से, तो अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स वो लेवी करेगा, मतलब इम्पोज करेगा चार्जेस और फीसिस को कलेक्ट करेगा अपने फंक्शंस के लिए, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शन एट सच रेट एज मे बी डिटरमाइंड, उन्हीं रेट्स पे जो कि एक खास तय किए गए होंगे। फिर जो सेंट्रल रिसर्च फंड है ना, जितना भी सेंट्रल रिसर्च फंड है, क्योंकि ये बेसिकली रिसर्च के पर्पजेस के लिए यूज होगा, ठीक है, ये कहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा, नॉन लैप्सेबल बैंक पे, सब नॉन लैप्सेबल सब अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, नॉन लैप्सेबल सब अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी। नॉन लैप्सेबल क्या होता है कि वो अकाउंट जिसमें अगर फंड्स मौजूद हों तो वो एक्सपायर नहीं होते एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अलाउ करता है कि वो दोबारा से जो है वो रीयूज हो सके, बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल वो वापस मतलब जो है अगले साल वो दोबारा से इस्तेमाल किए जाए, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, देखें, जो कोई भी पैसा ऐसा है जो कि अभी खर्च नहीं हुआ, अगर तो जो है उसने ड्रैप ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो दोबारा से जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है। अब गवर्नमेंट ट्रेजरी अगर वो दोबारा नेक्स्ट ईयर समझती है मुनासिब तो वो ड्रैप को देती है। अगर ड्रैप जो है फंड वैसे ही उसका जो है बजट नहीं इतना होता कि उसको जरूरत पड़े तो फिर उसको नहीं मिलते, ठीक है ना, वो किसी और स्कीम में जो है वो लगा सकती है, किसी और इदारे को दे सकती है। लेकिन जो सेंट्रल रिसर्च फंड ऐसा फंड है जो कि गवर्नमेंट के पास वापस नहीं जाता एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड में गवर्नमेंट के पास वो वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो इकट्ठा होता जाएगा। क्यों ये इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि देखिए रिसर्च का जो है वो लंबा प्रोसेस होता है, रिसर्च एक साल में ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है ना, कुछ रिसर्चेज बहुत बहुत सालों चलती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फंडिंग जो है वो चाहिए होती है, और फंडिंग ये नहीं होगा कि भाई एक साल जो गुजर गया फंड जो है वो ख़त्म, ये चीज़ नहीं होगी, वो नॉन लैप्सेबल अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैं बाकी फंड्स की बात कर रही हूँ, सेंट्रल रिसर्च फंड की नहीं, जो बाकी फंड्स हैं अगर वो खर्च नहीं हुए, जैसे मैंने आपको बताया, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है तो फिर वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल रिसर्च फंड है, यानी कि 2012 में जब ये ड्रैप का आया, उससे पहले भी जाहिर बात है रिसर्चेज हो रही थी, कुछ रिसर्च फंड्स थे, तो अब जो वो वाले एग्जिस्टिंग रिसर्च फंड्स है ना, वो सारे जो है वो ड्रैप की अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे। जैसे सारे के सारे सेट ऑफिसेज जो है वो ड्रैप के साथ मिल गए थे, इसी तरह जो सारे फंड्स हैं वो भी इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बजट का सेक्शन। बजट में क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि हर साल जो है ना अथॉरिटी वो एक बजट प्लान बनाएगी, ठीक है ना, बजट प्लान बनाएगी कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पर गया, या पैसा कहाँ आएगा और पैसा कहाँ लगेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें आएंगी। जिसमें आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम के हमारे पास कहाँ कहाँ से जो है ना पैसे के जराए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें पैसे मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, अपडेटेड करंट बजट कि हमारा रिवाइज बजट क्या, यानी कि पहले जो है साल के शुरू में हमने ये बजट ज़रूर दिया था फॉर एग्जांपल 10 लाख का, लेकिन महंगाई बहुत हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो हमारा जो रिवाइज बजट है वो 12 लाख है, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल। और नेक्स्ट ईयर हमारा 14 लाख हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हम चीज़ें जो है ना, ये एक्सपेक्टेड बजट, अपडेटेड बजट और नेक्स्ट ईयर का एस्टीमेट आ जाता है सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके अलावा उनको फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो ग्रांट इन एड, यानी सैलरीज या रीन्यूमरेशन या फिर पेंशन फंड्स के लिए जो है वो कितना पैसा चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रांट इन एड की फॉर्म में जो है फेडरल गवर्नमेंट से वो लेता है, या फिर उसको फॉरेन करेंसी कितनी चाहिए, यानी कि ये सारा बजट के वो पॉइंट्स हैं कि क्या क्या बजट जो है ना उसमें इंक्लूड किए जाएंगे पॉइंट्स। फॉरेन करेंसी इसको क्यों चाहिए होगी, हो सकता है कि ड्रैप ने जो है फॉरेन कोई इक्विपमेंट मंगवाना हो या किसी फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना हो, ठीक है ना, किसी वो इंस्पेक्शन के लिए या किसी ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो वह उनको तो जो है पेमेंट फॉरेन करेंसी में की जाएगी। तो अगर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट को बताएगा ताकि फेडरल गवर्नमेंट अरेंज कर ले, ठीक है। अब ये सारा बजट इसने प्रिपेयर किया और किसको सबमिट करवा दिया, बोर्ड को, पॉलिसी बोर्ड को, कि वो अप्रूव करे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी बोर्ड बजट होगा वो पॉलिसी बोर्ड अप्रूव करती है, जो चार्जेस ड्रैप लेता है वो भी पॉलिसी बोर्ड के
अप्रूवल से होते हैं। ठीक है, अगर अथॉरिटी अपना कोई पैसा कमाती है, ठीक है, तो उसको खर्च करने के लिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा आया, उस पैसे को जो है अब वो उसको फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसी बोर्ड से इजाज़त लेने की और उसके इल्म में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट है कि ड्रैप की अथॉरिटी जो है पॉलिसी बोर्ड डिसाइड करेगी कि उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। यानी वो ड्रैप अथॉरिटी जो है और जो पॉलिसी बोर्ड है उनका आपस का मामला है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसकी वजह से कहता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है अथॉरिटी के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स। बेसिकली क्या होगा कि अथॉरिटी अपना एक अकाउंट ओपन करेगी किसी भी शेड्यूल्ड बैंक, जो बैंक कहा गया हुआ है उनको, वो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रूल्स के मुताबिक। और क्योंकि पहला जो अकाउंट खोलने के लिए कुछ पैसे रिक्वायर होते हैं, तो उसके लिए वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, अब अकाउंट क्या होगा कि डबल एंट्री सिस्टम के तौर पर मेंटेन किया जाएगा इन अ मैनर जो प्रिस्क्राइब बाय कौन होगा, मतलब किसने बताया होगा वो तरीका, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये अकाउंट्स वाला कंट्रोलर जनरल है, ये अब बताएगा कि किस तरह से डबल एंट्री सिस्टम को जो है वो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट को आपने खोलना है, उनके मुताबिक जो है वो करेगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपने जो है कहीं पैसा खर्च किया है, ठीक है ना, तो वहाँ से जो है वो आपका पैसा एसेट कम होगा, लेकिन अगर आपने कोई इक्विपमेंट्स लिए हैं तो आपका एसेट्स जो है वो बढ़ेगा, यानी कि इक्विपमेंट्स में के लिहाज से आपका असासा बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फर्नीचर लिया, अब आपके घर में उस फर्नीचर का इजाफा हुआ, यानी आपके असासे में इजाफा हुआ है, वो डेट्स है, ठीक है ना, डेबिट है, लेकिन आपके पैसों में कमी आई है, यानी ये एसेट कम हुए, तो वो उसका क्रेडिट होगा जाता है। ठीक है ना, तो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म पे जो है जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम। ठीक है ना, हर ट्रांजेक्शन के लिए जो है एक अकाउंट जो है वो डेबिटेड हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा, यानी कि ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको खर्चे नजर आ रहे हैं, आपके असासे नहीं बढ़ रहे। ठीक है ना, ये चीज़ जो है वो फिर करप्शन की तरफ आती है कि कहीं किसी की फॉर्म में भी असासा नहीं बढ़ा, कोई लेबोरेटरी नहीं बढ़ी, कोई ट्रेनिंग या किसी भी तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो नहीं हुई, तो वो फिर मसला होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अथॉरिटी जो है वो ऑडिट करवाएगी, ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर से। वो ऑडिटर जो रजिस्टर्ड होगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे, किसके मीनिंग में, विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1961। ठीक है, इसके मीनिंग में जो है जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ होगा, वो ऑडिटर जो है उससे ऑडिट करवाएगी। फिर ऑडिटर जनरल खुद भी जो है, ऑडिटर जनरल की बात हो रही है यहाँ पर, कंट्रोलर जनरल अकाउंट था, यहाँ पर ऑडिटर जनरल आ रहा है। ऑडिटर जनरल भी के पास, उसके पास भी पावर होगी कि वो ऑडिट कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अथॉरिटी इनमें से किसी की एक रिपोर्ट दे, दो रिपोर्ट दे, इसके अलावा भी ऑडिटर जनरल चाहे तो वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ द ऑडिट, और साथ कमेंट जो होंगे ना अथॉरिटी के, वो फॉरवर्ड किए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब यहाँ पर पॉलिसी बोर्ड को सबमिट नहीं करवा रहा, ऑडिट की रिपोर्ट वो फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करवा रहा है। पैसे खर्च करने का जो इजाज़त है पॉलिसी बोर्ड देगी, एम्प्लॉयज़ के जो है वो क्या, किस तरह से वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी, क्या उनका टर्म होगा, वो जो है वो पॉलिसी बोर्ड देगी। आपने पैसे कहाँ पर कौन कौन सी फीसेस लगानी है वो पॉलिसी बोर्ड बताएगी, लेकिन जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जमा होगी। ठीक है, अगर ऑडिटर जनरल जो है वो कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो अथॉरिटी उसके लिए अहम इकदाम लेगी कि उसको जो है वो ठीक करे। अगर ऑडिटर कहता है कि ये मसाइल आ रहे हैं, तो अथॉरिटी का काम है कि उन मसाइल को जो है वो ठीक किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा पास चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 हमारे पास अब कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 एंड ऑनवर्ड हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 4 बहुत छोटा सा है, 2 ही सेक्शन है, उसके बाद चैप्टर 5 होगा और उसके बाद हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल्स आ जाते हैं। तो हमारे साथ जो है वो बने रहिएगा। आप लोग जो अब सीख रहे हैं इसको जो है वो आप कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आपकी जो है ना ग्रिप, क्योंकि ड्रैप बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसकी ग्रिप जो है वो आपके पास जो है वो मेंटेन रहे, आपके पास जब भी आपने पढ़ना हो आप बस इसको रिवाइज करें और आप इसको जो है ना वो कर सकें। ठीक है ना, कहीं आपने लिखना हो, आपने कहीं पर इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हो, तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो नोट्स हैं ये prescriptioncracker.com पे जो है ये आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत ज़्यादा नोट्स हैं फार्माकोलॉजी के, आपके पास वहाँ पर नोट्स हैं बहुत ज़्यादा। जो जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनके सारे नोट्स वहाँ पर मौजूद होंगे ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिक्स के नोट्स हैं, ड्रग एक्ट 1976 लेबलिंग के, और जो फार्मेसी एक्ट, पंजाब ड्रग रूल्स और का इस तरह से एक्ट्स के जो है वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।